आपने मुझे बताना है कि कितने चैप्टर्स हैं I2P में? 10 चैप्टर्स हैं। और कितनी ग्रेड्स हैं? ग्रेड्स कितने? 6 ग्रेड्स हैं। कितनी ग्रेड्स हैं? 4 या 5? नहीं, एक बताओ, 4 या 5? 5। कितनी ग्रेड्स हैं? 4। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए हैं, 4, 5 और 6। 4 के हक में कौन कौन है? 4 के हक में कौन कौन है? 5 के हक में कौन कौन है? और 6 के हक में कौन कौन है? वोटिंग हो रही है ना। कौन कौन कहता है कि 4 ग्रेड्स हैं? हाथ खड़ा करें। बस आप कह रहे हैं, बाकी नहीं कह रहे। और कौन कह रहा है कि 5 ग्रेड्स हैं? आप 5 की तरफ हो, आप 5 की तरफ हो। और 6 की तरफ कौन है? बस आप हैं, और आपके साथ भी आप ही हैं। कोर्स में है 10 चैप्टर्स और 4 ग्रेड्स। कितने ग्रेड्स हैं? 4। इन 4 ग्रेड्स में 2 ऐसे ग्रेड्स हैं जिनमें एक एक चैप्टर शामिल है। बता सकते हैं वो ग्रेड कौन सी हैं? सर हैं? नहीं, ग्रेड्स कौन सी हैं? ABCD में से कौन सी 2 ऐसी हैं जिनमें सिंगल चैप्टर शामिल है? 3, 4, यानी कि C और D। ग्रेड C और ग्रेड D। और कौन से 2 चैप्टर्स ऐसे हैं? एक एथिक्स वाला और एक बिजनेस फाइनेंस वाला। हम लोगों ने आज पढ़ना क्या है? हम लोगों ने किस चैप्टर से कहानी को स्टार्ट करना है? सर, आपने का स्केड्यूल देखा था, कुछ याद है? कुछ बातें याद है? सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करना है। और उसका नाम क्या है? सामने लिखा हुआ, ओनरशिप ऑफ बिजनेस। तो हम लोगों ने शुरू करना है ओनरशिप ऑफ बिजनेस। इसको मिटा दें, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ओनरशिप ऑफ बिजनेस, ये देख रहे हैं, ये एक CA है जो कि उस तरफ देख रहा है और अपने एम्पायर स्टेट्स को देख रहा है कि मैं आज कितना कामयाब हो चुका हूँ कि मेरी इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स मौजूद हैं। आपने ऐसा बनना, बन जाएंगे क्या? इसकी तरह के स्मार्ट बन सकते हैं? क्या कौन रहा है? और क्या इतना हैंडसम बन सकते हैं? वैसे हैंडसम तो हमारे पास एक है, क्या नाम उसका? मिस्टर हैंडसम। वो नहीं यार, हैं? खान साहब बोल गए। कैसे बोल सकते हैं आप उनको? कैसे बोल सकते हैं आप उनको? गुम है ना, इसलिए सामने नजर नहीं आ रहे, इसलिए आप लोग उनको भूल गए। ठीक है जी। सर, ओनरशिप ऑफ बिजनेस, ये वर्ड ओनरशिप क्या होता है? कैसे डिफाइन करेंगे वर्ड ओनरशिप को? अपनी मलकियत, ओन करना, अपना होना। और व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? कारोबार करना। हम बिजनेस क्यों करते हैं? ऊंचा बोलना, ऊंचा, मैं ऊंचा बोल रहा हूँ ना। हम बिजनेस क्यों करते हैं? नेटवर्किंग करते हैं और अर्निंग के लिए करते हैं, प्रॉफिट बनाने के लिए करते हैं। और कोई दूसरी राय? हम बिजनेस क्यों करते हैं? वाइट शर्ट जी, हम क्यों करते हैं बिजनेस? हमें क्या मिलता है बिजनेस करके? उसका स्कोप खुद ही बढ़ता जाता है। किसी के अंडर काम नहीं करना और अपना बिजनेस खुद से रन करना है ताकि हम किसी के मुलाजिम काउंट ना हो। हम अपना कारोबार करें, अपना कमाएं और अपने टाइम के मुताबिक ऑन करें और उसको ऑफ कर दें। चलें, क्या बिजनेस का मतलब हमेशा यही होता है कि सामान बेचना, गुड्स बेचना? नहीं, बिजनेस के अंदर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी आती हैं। क्या आती हैं? सर्विसेज। यहां से मुझे 10 एग्जांपल्स चाहिए सर्विसेज की। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अगर मैं इनकी तरफ एम्प्लॉय ना हूँ और सिर्फ ये कमरा हो और मैं हूँ और ये मेरा ही इदारा हो,
तो आई विल बी द ओनर, ये मेरा अपना कारोबार होगा और मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग। दूसरी बात, भाई ने बड़ा खामोशी से कहा डॉक्टर, मुझे आवाज़ आ गई थी जी। डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? नहीं, डॉक्टर क्या करता है? चले, डॉक्टर हमें अपनी स्किल्स इस्तेमाल करते हुए हमें ठीक करता है। ही इज़ गिविंग अस सर्विसेज और उनको हासिल करके हम सेहतयाब होते हैं एंड इन रिटर्न हम उसको पैसे पे करते हैं। तीसरी मिसाल सर्विसेज की, अभी छोड़ दें सामने क्या लिखा होगा। तीसरी मिसाल दें मुझे सर्विसेज की। कंसल्टेशंस करना, गाइडेंस लेना, काउंसलिंग करना कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से पेपर्स पिक करना चाहिए, और लोग अच्छे खासे इस चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं। काउंसलिंग के अच्छे खासे पैसे लोग चार्ज करते हैं और आपको सही मशवरा दे रहे होते हैं। गुड। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज देता है, किस तरह की? ऑडिटिंग और टैक्सेशन। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके लोगों के पैसे अर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑडिटिंग, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन के सर्विसेज। सर, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, ये लोग हमारे घरों में काम करते हैं और अगर ये लोग ना हों तो शायद हम लोग वो काम इजीली ना कर सकें। ये अपनी फील्ड के क्या होते हैं? एक्सपर्ट। हम लोग नॉर्मली ये काम नहीं कर सकते जो काम वो लोग करते हैं। तो वो आते हैं, हमें देते हैं सर्विसेज और हम इन रिटर्न क्या पे करते हैं उनको? पैसे। इंस्टीट्यूट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह की? टीचिंग वाली, मैनेजमेंट्स। ये लोग बैठे हुए हैं फ्रंट ऑफिसर्स में, आपको गाइड कर रहे हैं, टीज आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये आपको कुछ फिजिकली बेच नहीं रहे हैं मगर आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, जिससे क्या होता है? आपको एक वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है? वैल्यू। और उस वैल्यू के बदले आप क्या पे करते हो? पैसे। सर, लॉयर्स, लीगल बातें, लीगल केसेस। अब आप कोर्ट में जाकर तो खुद केस लड़ सकते नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उनको पैसे पे करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे केस लड़ें और हम आपको इतने पैसे पे करेंगे। हार गए तो भी पे करना पड़ता है, जीत गए तो भी पे करना पड़ता है। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स गाड़ियों वाले या किसी भी चीज़ के मैकेनिक, किसी भी चीज़ के मैकेनिक आपकी मशीनरी को ठीक करते हैं, इन रिटर्न आप उसको पैसे प्रोवाइड करते हैं। क्या हर बिजनेस पैसे के लिए किया जाता? क्या कोई फ्री बिजनेस नहीं होता? क्या कहते हैं? क्या हर चीज़ पैसे के लिए होती है? चैरिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो इदारे जो कि आपसे लेके आगे प्रोवाइड कर देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते। आपसे डोनेशन ली और जो उसके रेलेवेंट लोग हैं, जो उसके मुस्तकीन हैं, उनके हवाले कर दी। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया जाता। इट कैन बी सम अदर रीजंस। कुछ लोग चैरिटी करते हैं, कुछ लोग वाकई में उससे मुनाफा कमाना चाह रहे होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, आप लोगों ने ये कहा कि सर बिज़नेस हमारा अपना होना चाहिए और अगर हमारा अपना बिज़नेस होगा तो हम उसमें से प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं और चीज़ों को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कर दी। एक बंदा है, वो कैंटीन चलाता है। मुझे बताइए, वो ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर में होगा या वो बंदा जो कि उसी कैंटीन पे उस मेन बंदे का एम्प्लॉय है? कौन कंट्रोल करेगा और कौन उसके अंडर काम कर रहा है? ओनर कंट्रोल कर रहा है और उसके अंडर एम्प्लॉय उसकी हेल्प कर रहा है। यानी कि एक ही स्ट्रक्चर में हमें दो लोग मिल गए, एक वो जिसका अपना कारोबार है और एक वो जो उस कारोबार के अंदर उसकी हेल्प करने के लिए मौजूद है, जो वहाँ पे कौन है? एम्प्लॉय।
जो वहाँ पे कौन है? तो हर बिजनेस के अंदर हमें एक बंदा मिलेगा जो कि क्या होगा? ओनर, जो कि चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा, और एक हमें मिलेगा एम्प्लॉय। बिजनेस होते हैं 3 तरह के। कुछ आइडिया है कि 3 तरह के कौन से होंगे? एनी आइडिया? एक होता है सोल प्रोप्राइटर, जिस तरह भी मैंने बात की कैंटीन वाले भाई की, वो अपनी कैंटीन चला रहे हैं, वो अपने बिजनेस के अकलौते मालिक हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनका कोई साथी नहीं है, उन्होंने सारा बिजनेस अपने मासूम कंधों पे उठाया हुआ है और वो उसी को पूरा कर रहे हैं। फिर एक होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? जिसमें एक से ज़्यादा लोग मिलके कारोबार करते हैं। जिस तरह आप 5 बैठे हुए ना, आप 5 मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना लो और आपकी वो फर्म कैंटीन का काम कर रही हो, जिसमें जो प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ आपका ही आपका नहीं होगा, वो आप 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, आप 5 में डिवाइड हो रहा होगा। और अगर ये कैंटीन सिर्फ आपकी हो तो इनमें से कोई भी उस प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होगा। तो एक हो गया मेरे पास सोल प्रोप्राइटर, यानी कि इंडिविजुअल, एक बंदा जो कि सारा का सारा बिजनेस खुद ही संभाल रहा है। और एक मेरे पास हो गई पार्टनरशिप, जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं और वो मिलके क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि आप सारे मिल जाएं, आप सारे मिल जाएं और हर बंदा अपने लिहाज से कुछ इन्वेस्टमेंट करे और वो इन्वेस्टमेंट आप डाल दें एक बॉक्स के अंदर, आप 100 रुपये ले आएँ, आप 150 रुपये ले आएँ, आप 200 रुपये ले आएँ, आप 250 रुपये ले आएँ, आप 300 ले आएँ, 350, 400, जितने जितने आपकी तौफीक हो आप ला के उस बॉक्स में डाल दें और उस बॉक्स को किसी 1 या 2 बंदों के हवाले कर दें। बंदे बढ़ भी सकते हैं। वो बॉक्स कहलाता है कंपनी। वो बॉक्स क्या है? वो बॉक्स है कंपनी, जिसमें एक बंदे के पैसे नहीं है, 2 बंदों के पैसे नहीं है, सब के पैसे लगे, मगर सारे उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल कौन करेगा? वो शख्स जिनको आप लोग नॉमिनेट करेंगे कि हमारे लिए ये बंदा है जो कि उस कंपनी की चीज़ों को चलाएगा। इनको हम बड़े प्यार से कहते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं प्यार से? कंपनी के डायरेक्टर्स। तो हमारे पास बिजनेस हो गया 3 तरह से। नंबर 1, आपका अपना ज़ाती बिजनेस जिसमें कोई आपका शरीक नहीं है, वो कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर। एक हो गया हमारे पास पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है? एक से ज़्यादा नौजवान मिलके काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी एक फर्म बना ली है, अपनी एक अलग से एंटिटी बना ली है और आप लोग मिल के काम कर रहे हैं। इसमें तमाम तर जो प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ अकेले बंदे का नहीं है, वो आप 5 में या 6 जितने भी लोग हैं उसमें डिवाइड हो रहा होगा। फिर कंपनी। कंपनी में क्या होता है? हर बंदा अपने अपनी तौफीक के मुताबिक पैसे डालता है, इन्वेस्ट करता है और फिर वो कंपनी काम करती है। जो कंपनी का मुनाफा आएगा, जो कंपनी का मुनाफा आएगा वो फिर आप सब में तकसीम हो रहा होगा टैक्स वगैरह काटने के बाद। और वो तकसीम किस रेशो से होगा? जिस रेशो से आपने उस बॉक्स में पैसे डाले थे। यहाँ तक बात समझ आ गई? मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं, मिनिमम होते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। जो पार्टनरशिप होती है उसमें कितने बंदे इन्वॉल्व होते हैं? पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 20 लोग होते हैं। अब सारी बातें करते हैं 1 बाय 1। तो सर वो डायरेक्टर अनलिमिटेड होंगे? मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या? आसान अल्फाज में वी कैन से ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, यानी कि आप अकेले बीइंग एन इंडिविजुअल सारा काम नहीं कर सकते, आपको लोगों की हेल्प चाहिए होती है। तो बिजनेस किसी भी तरह का हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, वो अपने अंदर क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन। अपने अंदर क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन। इसी कॉलेज की मिसाल ले लेते हैं। गार्ड से लेके प्रिंसिपल तक जितने लोग शामिल हैं वो मिल के काम कर रहे हैं। अगर गेट पे गार्ड ना हो
तो शायद सिक्योरिटी क्या हो जाए, आउट हो जाए। क्लास में टीचर्स ना हो तो पढ़ाएगा कौन? फ्रंट डेस्क पे एडमिशन स्टाफ ना हो तो बच्चों को डील कौन करेगा? क्लास के अंदर टीएस ना हो तो आपकी असिस्टेंस के लिए कौन आएगा? सारे लोग मौजूद हैं मगर कैमरामैन वाले भाई नहीं हैं तो क्लास को रिकॉर्ड कौन करेगा? सारे हैं मगर आप नहीं हैं तो टीचर पढ़ाएगा किसको? सब कुछ है, लाइट नहीं आ रही है तो ये चीज़ चलेगी नहीं। क्या आपका बोर्ड नज़र आएगा? नहीं। क्या एसी ऑन होगा? नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने सब चीज़ें मिलजुल के काम करें, एक यूनिटी बन के काम करें, और हर बिजनेस के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, चाहे वो इंडिविजुअल का हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो। पढ़ लेते हैं, मैं नीचे आ जाता हूँ ताकि आपको भी नज़र आ जाए। इन जनरल एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टूल टू अरेंज, ये एक टूल है टू अरेंज इंडिविजुअल और कंबाइंड रिसोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एक रिसोर्स या इंडिविजुअल कंबाइंड रिसोर्सेज, एक से ज़्यादा मिला के जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक पर्पस। इस कॉलेज का मुझे बताइए स्पेसिफिक पर्पस क्या है? आपको पढ़ाना, आपको टीच करना और आपको पीआरसी, कैफ, सीफैब लेवल के लिए तैयार करना। और जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो यू स्टडी इन अ वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो, अकेलेपन में काम करते हो, तो आप वो लेवल अचीव नहीं कर सकते। एक गार्ड क्या आपको पढ़ा सकता है? नहीं। मैं अगर यहाँ पे मौजूद हूँ और गेट पे गार्ड नहीं है तो क्या मैं आपको सही से सिक्योरिटी की कंसर्न्स के विदाउट पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा सकता। तो अगर आप सिर्फ इंडिपेंडेंटली काम करोगे तो वो चीज़ उतनी हद तक पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपके माइंड में हमेशा परेशानी रहेगी, तो आपको हमेशा किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे वो कैंटीन वाला, उसके पास जब तक एक हेल्पर नहीं होगा वो अपनी कैंटीन के सारे काम खुद से नहीं कर सकता। वो चाय बनाएगा या वो सामने कस्टमर्स को डील करेगा, वो बर्तन लेने जाएगा, अगर वो चला गया और पीछे कोई नहीं है तो क्या होगा? तो हर एक को किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत हमेशा होती है। फिर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, A business organization is an entity formed for the purpose of carrying on required activities to achieve its goals and objectives. हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। What is goal? गोल क्या है? मकसद। गोल किसे कहते हैं? मकसद। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अभी फ़िलहाल आसानी के लिए इसको भी आप मकसद कह सकते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद होता है जो कि उसने अचीव करना है, और वो अचीव कैसे करेगी? जब वो अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देगी इनटू डिफरेंट पर्सन्स। गार्ड के लिए अलग बंदा, कैंटीन के लिए अलग बंदा, टीचिंग फैकल्टी के लिए अलग बंदा। जब ये सारे मिलके काम करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एक क्या है? पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई? ऑर्गेनाइजेशंस तीन तरीके से काम करती हैं: सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। दोबारा बोलें, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। अज्यूम कर लेते हैं सर आप, लेट्स अज्यूम कि आपकी एक शॉप है। कौन सी शॉप दाना आप पसंद करेंगे? मेडिसिन की शॉप। उसकी कोई ख़ास रीज़न? फैमिली बिजनेस है, बस ठीक है। मुझे बताइए, अगर आपकी एक शॉप हो तो आप उस शॉप को रन कर रहे हैं अकेले, क्या क्या आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? आपका डे टू डे टास्क क्या होगा? डेली जो मेडिसिन आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर लेके आएंगे उसको टैली करना होता है। डिस्ट्रीब्यूटर भाई नहीं, ये पहले सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, दुकान पे जाएंगे, शटर खोलेंगे, सफाई करेंगे, बैठ जाएंगे। अब आगे चलना आपने। फर्स्ट टाइम जैसे मैंने बताया मेडिसिन आ रहे थे शुरू में ही चलें, 12 बजे के करीब एक डिस्ट्रीब्यूटर भाई आए और इन्होंने आके मेडिसिन इनको प्रोवाइड कर दी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद टैली होता है, वो जब शाम को जाते हैं तो पेमेंट लेके जाते हैं। उन्होंने आपको दवाइयाँ दे दी,
आपने दवाइयाँ काउंट कर ली, काउंट करने के बाद आपने उनको पैसे उसी वक्त पे कर दिए, शाम को पे किया। उन्होंने कहा यार शाम को आना, अभी मेरे पास कस्टमर नहीं आया, और आपने दवाइयाँ उठा के सामने रैक में लगा ली और फिर इंतज़ार किया कस्टमर्स आएंगे और उनको दवाइयाँ बेच बेच के फुल डे में जो आपने अर्निंग की होगी, आप शाम को वो बंदा वापस आएगा, आपने उसके पैसे पे कर दिए, वो चला गया। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। और कोई जिसका अपना फैमिली बिजनेस हो, कोई शॉप वगैरह हो घर में, फादर की, एनीवन, शर्माना नहीं है, बताएं क्या करते हैं फादर? सरकारी आर्मी में फार्मर है, गवर्नमेंट जॉब करते, ठीक है, चलें कोई मसला नहीं। हर एक सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल अगर एक कंपनी अपनी रन कर रहा है या अपनी एक शॉप अगर वो रन कर रहा है, इट मीन्स कि वो अपना ज़ाती कारोबार कर रहा है, अपना ओन बिजनेस कर रहा है। और क्या वो उस बिजनेस में कोई एम्प्लॉयज़ रख सकता है? अपने लिए, अपनी हेल्प के लिए वो एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करेगा। क्या उसके कारोबार के अंदर कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं? नहीं, ना होने के बराबर लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। भाई मैंने अगर एक शॉप खोलनी है, मैं शॉप किराए पे लूँगा और नेक्स्ट डे सामान डाल के उसमें बैठ जाऊँगा और उसको चलाने लग पड़ूँगा। मेरे से आगे किसी ने नहीं पूछना कि आपके पास लाइसेंस है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, नहीं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। उसके बाद जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो किसका है? वो ओनर का है, वो ओनर का है। उसने किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना। द ओनर इज इन कंप्लीट कंट्रोल एंड इज फ्री टू मेक डिसीजंस। उसी का कंट्रोल है और उसी ने सारे फैसले खुद से करने हैं, वो ही चला रहा है। आपके केस के अंदर भी आपका ये फैसला है कि आपने कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को रखना है, किसको नहीं रखना, कौन सा माल मंगवाना है, कौन सा माल नहीं मंगवाना। उसके बाद द इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द की अट्रैक्शंस। क्या वो बंदा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है? वो बंदा बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उसको बताने वाला कोई भी नहीं है, उसका फैसला, उसका कंट्रोल और उसके ही डिसीजंस। नॉर्मली हम लोग ये कहाँ देखते हैं? लॉन्ड्री सर्विस, धोबी वगैरह, उसके बाद कोई भी कपड़े की दुकान, खाने पीने की दुकान, ये कैंटीन, कोई भी बंदा, बार्बर, नाई वगैरह। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी एनी बिजनेस जो कि एक बंदा अपने से ही उसको रन कर रहा है और वो उस काम के लिए क्या है? फुली रिस्पॉन्सिबल। जब पैसा उसका, कंट्रोल उसका, मुनाफा उसका, तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? वो बंदा। क्या वो फ्लेक्सिबल आवर्स काम कर सकता है अपनी पसंद के मुताबिक? सुबह 8 बजे शॉप खोली, 12 बजे बंद कर दी, घर चला गया, खाना शाना खाया, रेस्ट किया, वापस से 2 बजे दुकान खोल ली। बट अगर यही शख्स एम्प्लॉय हो तो शायद वो इतनी आसानी से 12 से 2 वहाँ से उठ के अपने घर ना जा सके। तो इस काम में मज़ा क्या है कि आपके अपने ही क्या हैं? डिसीजंस। आप खुद मालिक हैं, यू आर द अल्टीमेट ओनर और यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप फ्लेक्सिबल आवर्स काम करते हैं एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स। जब तक आप खुद से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपके अंडर काम करने वाले भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। कभी चीज़ गौर कीजिएगा, जब आप किसी शॉप पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक बंदा होगा जो कि आपको सामान दिखा रहा होगा, वो उसका मालिक होगा नॉर्मली, या वो कस्टमर्स को डील कर रहा होता है या वो काउंटर पे बैठ के पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। और फिर उसने अपने अंडर कुछ एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं या वो आपको सामान वगैरह दिखा रहे होते हैं। उनको ट्रेन कौन करता है? मालिक, वो ओनर। तो उसको क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स। समझाना किसने है? उस मालिक ने। बच्चे को ट्रेन किसने करना है? उसने। अगर उसने बच्चे सही से ट्रेन नहीं किए हुए तो क्या वो कस्टमर्स को रिटेन रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। कस्टमर्स फिर उनसे
छीनते जाएंगे और वो कभी भी सही से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। सर यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती इसमें। तो सर जैसे कि ये रेस्टोरेंट या मेडिसिन की शॉप हो तो उनको तो लाइसेंस लेना लाजमी होता है। ऐसे ही है, ये है भी सोल प्रोप्राइटर। ऐसे ही है। बिजनेस होते हैं 3 तरह के। जी सोल प्रोप्राइटर में 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक लाइसेंस्ड और एक नॉन लाइसेंस्ड। अब एक बार्बर है, उसके लिए कोई लाइसेंस ज़रूरी नहीं है। रेस्टोरेंट्स के लिए, मेडिसिन के लिए, आप फ्रेंचाइजिंग के लिए आपको कुछ हद तक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें एज सच कोई कानूनी कार्रवाई की जो पेचीदगी हैं वो शामिल नहीं है। अच्छा जी, क्या फ़ायदे होंगे इस सोल प्रोप्राइटरशिप के? 1 बाय 1 चलते हैं यहाँ से। आपके नज़दीक क्या फ़ायदा होगा? एक बंदा ये काम क्यों करे? खुद ही अर्न करे, उसके अलावा कोई अर्निंग उससे ना छीन सके। किसी को आंसरेबल नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, कोई उससे पूछताछ नहीं कर सकता। क्या फ़ायदा होगा इसका? सोल प्रोप्राइटर, वो तो हो गया ना पॉइंट, कोई नहीं, आपको नहीं बात। सोच लो। किसी की परमिशन नहीं चाहिए होगी। फुल चिल मॉल है, वो क्या था वो भाई, वो कहाँ गए? हाँ जी, अपनी मर्जी के मुताबिक अर्न कर सकता है। उसके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, कभी भी आए कभी भी जाए। जिस तरह ये जो होते हैं आपके इन ड्राइवर्स, ऊबर वाले, ये भी क्या है, इंडिविजुअल्स ही अर्न कर रहे हैं। जब दिल किया ऑन कर ली बाइक, जब दिल किया बाइक को बंद कर दिया। क्या इसमें लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपने 100 रुपये का सामान में डाल के बैठना है, आप डाल सकते हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी सी शॉप्स बनी होती हैं, पान वाली शॉप, ठीक है ना। अब उसमें कोई करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए हमें, हज़ारों की इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप एक अच्छी शॉप को मेंटेन कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स नहीं हो गया, बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हैं। कोई फ़ायदा? एनी फ़ायदा? क्यों एक बंदा अपनी नौकरी छोड़ के एक कारोबार करे अपना ज़ाती? क्या फ़ायदा मिलेगा उसको? सारा बेनिफिट अपना, कोई बेनिफिट हमने शेयर नहीं करना। आपका एक पॉइंट रहता था यहाँ से, बता दें अब कोई भी पॉइंट बता दें, चलें कोई पॉइंट रिपीट कर दें। फ्लेक्सिबल आवर्स सर, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करके अपनी अर्निंग इजीली बढ़ा सकता है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स पोजेस करता है। विलन वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो जब तक खुद से वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा वो अपने बिजनेस को ठीक नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कोई और फ़ायदा आपको ज़हन में आ रहा है? डिसीजन मेकिंग वो खुद ही है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। सर सैलरी में इंक्रीमेंट जो है ना वो ये 1 साल के बाद होता है, बट ये अगर आप बिजनेस के अंदर मेहनत करते हैं तो उसके ऊपर आप डेली बेस पे उससे ज़्यादा कमा सकते हैं जितना आपने कल कमाया था। आपको सैलरी की तरह साल के पीछे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और साल के पीछे भी क्या बढ़ता है? 10%, मैक्सिमम 10% बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमसे पूछा जाए कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो क्या क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1, ये ईजी है और इसकी कॉस्ट क्या है? लो। बहुत ही कम कॉस्ट में आप उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं। जब दिल किया शॉप खोल ली, जब दिल किया चेंज कर लिया, ठीक है। लोअर टैक्सेशन, लोअर टैक्सेशन, ये पॉइंट अभी तक आप में से किसी ने डिस्कस नहीं किया था। लोअर टैक्सेशन, याद रखिएगा, टैक्स एक इंडिविजुअल ने भी देना है, एक पार्टनरशिप ने भी देना है और एक कंपनी ने भी देना है। फ़ायदा ये है कि ये लोग ज़रा कम टैक्स देते हैं। इन पे जो टैक्स का रेट लगता है, जो स्लैब रेट लगता है, वो इन बाकियों से क्या है? कम, ठीक है। जब दिल किया अपना बिजनेस चेंज कर लिया या बंद कर दिया, डिसोल्यूशन इसे कहते हैं। बिजनेस को चेंज कर देना या उसको डिसॉल्व कर देना, ख़त्म कर देना।
भाई मैं चलाता हूँ InDrive और मुझे मेरी घरवाली कहती है कि आपने जी शाम 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, हालात ख़राब हैं, आप घर आ जाएं। 6 बजे के बाद InDrive बंद की, घर चला गया। मैंने उसको इजीली डिज़ोल्व कर दिया। बट अगर ये 9 to 5 की जॉब होती तो मेरे लिए करना इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं 4 बजे उठ के घर चला जाऊँ। जिस मालिक ने मुझे पैसे देने हैं, जिसका मैं मुलाजिम हूँ, कि वो मुझे इजीली जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे देयर इज़ एन ईज़ ऑफ डिसोल्यूशन। आपने जब दिल किया कारोबार बंद कर दिया, कारोबार चेंज कर दिया। देन सीक्रेसी। सीक्रेसी, इंडिविजुअल ओनर को अपने बिजनेस सीक्रेट्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को ज़रूरत पड़ती है। कंपनी की सालाना एक रिपोर्ट बनती है जो कि वो अपने शेयर होल्डर से और अवाम के साथ वो शेयर कर रहे होते हैं। इनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। फिर कंपनियां करवाती हैं महंगा महंगा ऑडिट, इनको वो भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायरेक्ट कंट्रोल। फ्लेक्सिबल है ना, अपना काम जब मर्जी शुरू किया, जब मर्जी ख़त्म कर दिया। और कंट्रोल किसका है? उसका सारा का सारा अपना कंट्रोल है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ प्रॉफिट्स। जितना मुनाफा आया उसमें से खर्चा क्या होगा? उस एम्प्लॉय की कॉस्ट, वो जो उसने छोटा अपॉइंट किया हुआ है उसकी कॉस्ट, उसको सैलरी पे करेगा, बस कहानी ख़त्म। या जो बिल वगैरह होंगे वो पे करेगा। जितना मुनाफा बचेगा वो किसका होगा? उसका अपना होगा। तो इसका मतलब है कि हमें नौकरी की बजाय क्या करना चाहिए? अपना ज़ाती कारोबार, अपना ज़ाती बिजनेस। यहाँ तक बात समझ आएगी? मगर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। क्या नुकसान होगा ज़ाती कारोबार करने के? नुकसान, अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो नुकसान भी हो सकता है शुरू में। हो सकता है कि शुरू में हमें नुकसान हो जाए और हम इस डर से इन्वेस्टमेंट को आगे लेके ही ना चल पाएँ। और मतलब नुकसान क्या है? सारा लॉस भी खुद ही से उठाना पड़ेगा। भाई जब आपको मुनाफा मिल रहा है सारा का सारा, तो लॉस किसका होगा? सारा का सारा हमारा ही होगा। कोई लॉस आके हमसे शेयर तो करने वाला नहीं है। नुकसान क्या? नुकसान होगा बंदा किसी से मशवरा भी नहीं कर सकता। क्यों? आपने किसी को अपने सीक्रेट शेयर ही नहीं किए हैं। तो अगर आप किसी के पास मशवरा करने के लिए जाएंगे, और कोई भी मशवरा आजकल फ्री में तो देता नहीं है। मेंटल स्ट्रेस बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। मेंटल स्ट्रेस, जब सारा प्रॉफिट ही आपका है तो सारी टेंशनें किसकी हैं? आपकी। कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, क्या किसी और में मैं ब्लेम डाल सकता हूँ? नहीं, मुझे ब्लेम सारा का सारा अपने आप पे लेना पड़ेगा। नुकसान सर इसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है। पार्टनरशिप में ये होता है कि जितने आपके साथ मिलेंगे सभी पैसे लेके आएंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, मगर पार्टनरशिप में क्या होता है कि चूंकि एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो इन्वेस्टमेंट ज़रा बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इस केस में इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या होता है? कम। मगर फ़ायदा क्या होता है कि वो है किसकी? आपकी। देखते हैं किताब क्या हमें कहती है। किताब ने कहा पहली चीज़, देयर इज़ एन अनलिमिटेड लायबिलिटी। ज़रा सोच के बताइएगा, एक बिज़नेस है और वो बिज़नेस किसी का नुकसान कर दे। उसके पास शॉप में जो टोटल सामान मौजूद है वो है 2 लाख का, और उसकी शॉप की छत गिर गई एक कस्टमर के ऊपर, और उस कस्टमर ने 10 लाख रुपए का केस कर दिया। क्या वो शॉप 2 लाख रुपए दे के बच सकती है? नहीं। बाकी किसको पे करना पड़ेगा? बाकी पे करना पड़ेगा। मगर कौन पे करेगा? वो ओनर पे करेगा। मगर नुकसान क्या ओनर ने किया है? नहीं। किसने किया है? उस शॉप ने किया है। शॉप का जो सरिया था, जो छत थी, वो टूटी और वो उसने कस्टमर को दबा दिया। नुकसान कौन कर रहा है? शॉप। मगर पे कौन कर रहा है? शॉप तो कर ही रही है, उसके साथ साथ उसका मालिक भी पे कर रहा है, उसका ओनर भी पे कर रहा है। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी का नुकसान हो जाए तो फिर आपको सारे के सारे पैसे पे करने पड़ते हैं, आप उससे बच नहीं सकते।
अगर दुकान पैसे पूरे नहीं पे कर पा रही तो फिर कौन पे करेगा? ओनर खुद। वो अपनी गाड़ी बेचे, अपना घर बेचे, अपनी बीवी की ज्वेलरी बेचे, उसको वो नुकसान पे करना ही पड़ेगा। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एक बंदा है, वो शॉप रन कर रहा है, उसकी एज है 45 साल, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी डेथ हो गई, क्या वो शॉप चलती रहेगी? दुकान बंद, ख़त्म, कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। अगर वो बीमार हो जाए तो शॉप क्या होगी? कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगी। मगर ये चीज़ कंपनियों में नहीं होती है। कंपनी में लोग आते जाते रहते हैं, कंपनियां बंद नहीं होती हैं। मगर एक इंडिविजुअल बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाता है अगर उसका मालिक ही वहाँ पे मौजूद ना हो। वो किसी वजह से शहर से बाहर चला गया, दुकान बंद हो गई। इवन घर में किसी की फौतगी हो गई तो वो दुकान नहीं खुलती, लिखा होता है बवजह फौतगी ये दुकान इतने टाइम के लिए बंद रहेगी। तो देयर इज़ लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देन डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़। कभी देखा है किसी शॉप के ऊपर कोई क्वालिफाइड सूटेड बूटेड एम्प्लॉय बैठा हो? ये कहाँ पाए जाते हैं? कंपनियों में। यहाँ पे कौन होता है? छोटा, चाल है क्या, कपड़ा दे, नाप दे, तोल ला, हैं सामान दे कर आ, सफाई कर दो, चाय ला दो, गोदाम से सामान। तो यहाँ पे कोई क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ आपको नहीं मिल पाते। डिफ़िकल्टी इन रेजिंग फंड्स। इनको कोई पैसा भी नहीं देता। क्यों? वाई? क्यों ऐसा क्यों होता है? इनको पैसे क्यों नहीं देते? रिस्क होता है। इंडिविजुअल है ना, उस पर डाउट है कि पता नहीं वो सही से अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या पता वो टाइम पे पैसे रिटर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जो भी इनको उधार दे रहा होता है वो उनसे ज़्यादा सूद चार्ज कर लेता है। मगर अगर एक कंपनी हो तो उस पे लेवल ऑफ ट्रस्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल ओनर। इस पे इतना ट्रस्ट नहीं होता। तो चूँकि ट्रस्ट नहीं होता तो इनको पैसे रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो नॉर्मली फिर ये पैसे कहाँ से पकड़ते हैं? दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या एंड पे क्या होता है? बैंक नहीं, एंड पे क्या होता है? बिल्कुल आखिरी जो इनका एक होता है, हैं? गुर्दे बेच के? कौन सा कारोबार हो रहा है गुर्दे बेचने वाला? हाँ जी, चीज़ें, घर की चीज़ें बेचनी पड़ जाती हैं। और उन घर की चीज़ों के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है बीवी की ज्वेलरी होती है। लिमिटेड स्किल्स, इनके पास स्किल्स ही नहीं होती हैं। एक बंदा बैठा भी हुआ है, वही कैशियर है, उसी ने उठ के सामान में डील करना है, उसी ने उठ के कस्टमर्स को भी पकड़ना है, उसी ने उठ के सामान पैक भी करना है, इवन छोड़ के भी आना है। तो इनकी स्किल्स क्या होती हैं? लिमिटेड सी। टैक्सेशन, ये क्या मतलब? वहाँ तो हमने कहा था फ़ायदा है, तो यहाँ पर नुकसान क्यों होगा? एनी आइडिया? सारा का सारा उसको उसी को देना पड़ता है, सारा का सारा उसी को देना पड़ता है। डन? यहाँ तक बात समझ आ गई? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? इंडिविजुअल से एक स्टेप ऊपर की गेम। इंडिविजुअल से एक स्टेप ऊपर की गेम, ये क्या है आपकी? पार्टनरशिप। बेसिकली पार्टनरशिप बनती है मिनिमम 2 लोगों से और ये जाती है मैक्सिमम 20 लोगों तक। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? 20। मिनिमम 2, मैक्सिमम 20। मिनिमम 2, मैक्सिमम विद एन एक्सेप्शन। विद एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन का वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? मां सिवाय, या नॉर्मल से हटके। नॉर्मल से हटके उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। हमने कहा मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने? 20। मगर कुछ केसेस में 20 से ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ केसेस में 20 से ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स, जो आपकी सीए की फर्म्स होती हैं ना, ऑडिटिंग फर्म्स, वहाँ पे 20 की लिमिट नहीं है, वहाँ पे आप इसकी लिमिट बढ़ जाती है। या ये जो वकीलों की फर्म्स होती हैं, जो होते नहीं ये वकील वगैरह,
सोलिसाइटर्स, यहाँ पे आप 20 से अबव जा सकते हैं। अच्छा, लेट्स से आप 5 हैं, 1 2 3 4 5, आपने मिलकर एक फर्म बना ली, आपने उसका नाम रख दिया SBI एसोसिएट्स। ठीक, SBI एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है। आप जो वहाँ पे काम कर रहे हो, आप कौन हो? उस फर्म के पार्टनर्स, उस फर्म के पार्टनर्स। और SBI एसोसिएट्स क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म। तो अगर मिनिमम 2 या मैक्सिमम 20 हों, अगर वो मिल के कोई कारोबार करना चाहते हैं और अपने आप को वो बतौर कंपनी नहीं बनाना चाहते, तो उनके पास ऑप्शन क्या है कि वो एक पार्टनरशिप बना लें। और पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो जितना पैसा लेकर आता है उसको उतना रिवॉर्ड मिल जाता है। अगर आप 5 लोग हो, अगर आपने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, तो आप पांचों कौन हो? उस फर्म के पार्टनर्स। और कलेक्टिवली आपका नाम क्या है? SBI एसोसिएट्स। इंडिविजुअल नाम तो वही जो आपका अपना अपना नाम है, मगर कलेक्टिव नाम क्या है? SBI एसोसिएट्स। अब पार्टनरशिप एग्जिस्ट, एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस इज शेयर्ड बाय एट लीस्ट 2 पीपल, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 20। देयर आर सम एक्सेप्शंस, अकाउंटेंट्स या सोलिसाइटर्स। आपने मिलकर बनाई थी पार्टनरशिप, आप कौन हो? उसके पार्टनर्स। द पार्टीज एग्री ईदर ओरली और आइडियली इन राइटिंग टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अ जॉइंट एंटरप्राइज। पार्टनरशिप को हम लोग एंटरप्राइज भी बोलते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं: पार्टनरशिप, फर्म, एसोसिएट्स, एंटरप्राइज। कभी कभी इसको वेंचर भी बोल दिया जाता है। लिख लें, वेंचर। पार्टनरशिप, एसोसिएट, वेंचर्स, फर्म, इसके मुख्तलिफ नाम, आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। पता है, एक हदीस है कि आप कोई भी कारोबार करो तो कारोबार शुरू करने से पहले अगर 1,000 लोग काम कर रहे हैं तो उसके अंदर की तमाम जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं, उसको लिख लिया जाए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि बाद में आने वाली मुसीबतों से इंसान बच जाता है। बाद में कोई भी पार्टनर कुछ भी कह दे तो फिर उसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो इसीलिए आपने क्या करना है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो आपने कोशिश करनी है कि उसको इन राइटिंग लेकर आओ, इन राइटिंग लेकर आओ, जिसमें क्या क्या होना चाहिए। आपके अपने अपने नाम, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, किस किस की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, कौन कौन कितना कितना लायबल होगा, किस किस को कितने कितने प्रॉफिट्स की शेयरिंग मिलेगी, कौन कौन कितना कितना लॉस बर्दाश्त करेगा। ये सारी बातें आप इन एडवांस उसमें लिख लेते हैं, उसको राइटिंग में ले आते हैं। इसको हम कहते हैं प्यार से पार्टनरशिप डीड, DEED, पार्टनरशिप। ये भी लिख लें, पार्टनरशिप डीड। क्या गिर गया? पार्टनरशिप डीड, DEED। तो पार्टनरशिप मिनिमम 2, मैक्सिमम 20। फिर इसके मुख्तलिफ नाम, और ओरली या इन राइटिंग ये होता है। स्टार्ट करा दी। हो गया। फिर पार्टनरशिप 2 तरह की होती है, एक होती है जनरल और एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। एक होती है जनरल और एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। इन दोनों का फर्क समझ लें। जनरल पार्टनरशिप क्या है? जनरल पार्टनरशिप कहते हैं जहां पे हर पार्टनर इक्वली राइट्स रखता है, यानी कि हर पार्टनर बिजनेस को चला रहा होता है। इसे कहते हैं
जनरल पार्टनरशिप, हर पार्टनर के पास सारी की सारी अथॉरिटी होती है पार्टनरशिप को चलाने की, और इसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, इंसानों की तरह अनलिमिटेड। एक दुकान ने लॉस कर दिया, सारे के सारे पैसे पे करने पड़ेंगे। एक पार्टनरशिप ने लॉस कर दिया, सारे के सारे पैसे उसको भी पे करने पड़ेंगे। इसमें भी कोई लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट शेयरिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो भी पार्टनर है वो वो उस पार्टनरशिप की मैनेजमेंट का हिस्सा बना हुआ है। इन जनरल पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। जितने भी बिजनेस के डेट्स हैं वो सारे के सारे उसने पे बैक करने ही करने। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट, इसकी कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। फिर एक होती है हमारे पास लिमिटेड पार्टनरशिप। ये क्या होती है, व्हाट इज लिमिटेड पार्टनरशिप? लिमिटेड का वर्ड में क्या है, वर्ड लिमिटेड आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड तो नहीं होगी। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर्स या किसी एक को छोड़ के पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड, सिवाय एक के। और उस एक का नाम क्या होता है, जनरल पार्टनर। उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। उसकी क्या होती है, अनलिमिटेड, और बाकियों की क्या होती है, लिमिटेड। अच्छा, उसमें जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो उसी तरीके से शेयर होती है, सारा काम वैसे का वैसा ही है। बस जहाँ पे लॉस आ जाए तो लिमिटेड वाला उतना बर्दाश्त करता है जितना उसने इन्वेस्ट किया होता है, और जो बच जाता है वो सारा का सारा कौन बर्दाश्त करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी रखने वाला पार्टनर। तो यहाँ पे सबकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। यहाँ पे किसी की लिमिटेड भी हो सकती है, किसी की अनलिमिटेड भी हो सकती है। सबसे पहले लॉस किस में से माइनस होगा, लिमिटेड वालों में से। जो बच जाएगा वो कौन बर्दाश्त करेगा, अनलिमिटेड वाला। यहाँ तक क्लियर है, पक्की बात है? कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल? प्रॉफिट भी इसका डिवाइड होगा? प्रॉफिट भी उसी रेशो में डिवाइड होता है जिस रेशो में आपने डीड में लिखा होता है कि मैं 20% लूँगा, ये 50% लेगा, वो 30% लेगा। जो आपने डीड में एग्रीमेंट में लिख दिया ना, उसी रेशो में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। जी, किसकी? इसकी? आपने देखा होगा नॉर्मली ये जो ड्रिलिंग करते हैं लोग, ये जो होता नहीं है कोयले की कानें, फ्यूल, यहाँ पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सबकी पार्टनरशिप जो सब पार्टनर्स होते हैं, किसी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, किसी की अनलिमिटेड होती है। क्यों? गवर्नमेंट को एक रिस्क होता है, ये लोग भाग ना जाएं, ये लोग काम करते करते हमारा नुकसान ना कर दें या अधूरा काम करके भाग ना जाए। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि तुम एक ऐसी पार्टनरशिप बना कर आओ जो कि लिमिटेड हो, और उसमें एक ऐसा पार्टनर हो या एक से ज़्यादा ऐसे पार्टनर्स हों जिसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड, ताकि अगर कोई नुकसान हो तो हम कम से कम उससे सारा का सारा रिकवर कर सकें। डन? सर ये जो कोक की कंपनी है, ये बेसिकली एक बिजनेस है? ये बिजनेस है और ये कंपनी, ये पार्टनरशिप नहीं है। इसमें नहीं है? ये पार्टनरशिप नहीं है, ये कंपनी है। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज़ नॉट अ कंपनी। ये बस ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिल के काम कर रहे हैं। ये 5 लोग मिले, इन्होंने कारोबार शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं कराई, सिर्फ ये मिल के क्या कर रहे हैं, एक कारोबार कर रहे हैं। बट अगर इनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आप सारे कारोबार करना चाहते हो, मिल के करना चाहते हो, तो आप लोगों ने एक डब्बा खड़ा किया, उसमें डाली अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स। डब्बे का नाम है बैच 5। बैच 5 के नाम से कंपनी खड़ी कर दी। फिर उस कंपनी ने रन करना है, उस कंपनी ने आपको पैसे कमा के देने हैं। बेसिकली पूछने में ये जा रहा था, ये जो भी इनकी फ्रेंचाइज परचेज करते हैं और आगे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, तो सर ये फॉर्मूला उनको क्यों नहीं बताया जाता? कौन सा फॉर्मूला? ये जो कोक का फॉर्मूला होता है, उसका इससे क्या लिंक है? मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब वो परचेज कर रहे हैं ना, उनके साथ अटैच हो गई हैं, दोनों ने परचेज कर ली है, तो ये उनकी क्या रीज़न है? असल में अगर वो किसी एक को भी बता देना तो वो इजीली, इंसान का पेट होता है बहुत हल्का, उससे आप तक नहीं रहेगी बात। वो आपने बातों बातों में, यार तुम्हें पता तुम्हारे भाई को वो फॉर्मूला पता चल गया है, अच्छा क्या क्या,
यार ऐसे ऐसे होता है बस, फिर चल पड़ती खानी, और आपस की बात है, ये मिथ है, ये मिथ है। ये जो कंटेनर में बंद है, वॉल्ट लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या सिक्योरिटी है, बंदा जाता है भस्म हो जाता है, बिजली गिर पड़ती है, ये सारी मिथ है। गूगल कर लो तो मैं बता देगा क्या फार्मूला है। मैं ये कह रहा हूँ खुद तो नहीं बनाते हैं, एजेंसी से बनाती है। पाकिस्तान में कौन काम कर रहा है? रियाज बॉटलर्स। पेप्सी कौन कौन बना के दे रहा है हमें? रियाज वाले। अब पेप्सी कोई अपने इंटरनेशनल फर्म तो यहाँ पे है नहीं, इन्होंने आगे एजेंसीज बनाई हुई हैं, फ्रेंचाइजिंग की हुई है। डन? यहाँ तक बात समझ आ गई है? परेशान तो नहीं हो गया आज? पक्की बात है, पक्की बात है। पता है I2B गेम है रीडिंग की, जितनी अच्छी रीडिंग कर लोगे उतने ही चांसेस है इस पेपर को पास करने के। जब आप रीडिंग करो तो जो चीज़ समझ ना आ रही हो उसको अंडरलाइन कर लो, नेक्स्ट डे हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और कहानी को फिर नेक्स्ट केयर में डालेंगे। मुझे किताब दिखाइएगा, ये जाए जरा पेज नंबर 21 पे। पेज नंबर 21 पे जाइएगा। आगे पेज नंबर 21 पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, यानी कि ये पेज तो आपने बड़े बड़े पढ़ लिया, माइनस हो गया एक पेज, बड़ी बात। 22 से लेके पेज नंबर 22 से लेके आपने 26 तक, 22 से 26 तक 2.1.3 से पहले पहले पढ़ के आना है। 2.1.3 से पहले पहले पढ़ के आना है और मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करके आना है। जो चीज़ समझ ना आ रही हो, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन भी है, वहाँ भी पूछें, और नेक्स्ट डे क्लास शुरू होने से पहले हम इसको फिर बात करेंगे और फिर कहानी को आगे लेकर जाएंगे। जितनी अच्छी रीडिंग करेंगे, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जितनी अच्छी रीडिंग होगी उतने ही चांसेस हैं इस पेपर को एज अर्ली एज पॉसिबल आप पास कर सकते हैं। एम आई क्लियर? हो जाएगा? पक्की बात है? लें जी, 2.1.3 से पहले पहले। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ नहीं